हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे, क्लासेस को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और बच्चों, कल का क्लासेज आपने बहुत अप्रिशिएट किया। ऐसे ही मन लगाकर आंसर करते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको मालूम है, जिसको आप अप्लाई करते हैं प्रैक्टिस के माध्यम से, और वो प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करेंगे आपको। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों आपको इंक्लूड करके दिया जा रहा है, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल किए गए हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एरर बेस्ड क्वेश्चन है। आई डोंट अंडरस्टैंड ए स्लैश हाउ कुड शी ट्रीट बी स्लैश हिम सो बैडली सी स्लैश नो एरर डी। ऐसे क्वेश्चंस एरर्स बेस्ड बहुत आते हैं और बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, और यही शिकायत रहती है उनकी। कई बार बच्चे कहते हैं मैम समझ ही नहीं पाते किस पार्ट में एरर देखें। तो आपको बस कुछ रूल्स हैं जो बेसिक हैं, आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसा कि आप टेंस वाले पैटर्न को जानते हैं कि अगर सेंटेंस में पहले क्लॉज में पास्ट है तो दूसरे क्लॉज में फ्यूचर रहेगा। यदि पहले क्लॉज में पहला क्लास प्रेजेंट है तो दूसरा क्लास फ्यूचर रहेगा, और पहला पास्ट है तो बाद वाला क्लॉज भी हमेशा पास्ट ही रहेगा, चाहे वो पास्ट इंडिफिनिट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट आपके सेंटेंस में देखिएगा, यहाँ दे रहा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड, इसके बाद हाउ कुड शी। तो जैसा कि आप देख पाए, पहले डोंट अंडरस्टैंड दिया, बाद में कुड कैसे दे सकता है, तो हम सभी को कैन लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ आई डोंट बता रहा है कि प्रेजेंट है, बाद में कैन करना पड़ेगा, ना कि कुड, क्योंकि कैन का पास्ट कुड होता है, कुड का पास्ट कैन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, सेकेंड ऑप्शन में आपको एरर मिल गया सेकेंड पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका बी पार्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपने फर्स्ट क्वेश्चन को समझा होगा कि किस तरह से आपने इसको अप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखेंगे, कह रहा है शी टोल्ड मी दैट ए स्लैश शी विल कम टू माई बी स्लैश प्लेस इन द इवनिंग सी स्लैश नो एरर डी। यहाँ भी आपने देखा कि शी विल लिखा है, होना चाहिए था शी विल के स्थान पे वुड होना चाहिए। क्योंकि आपने नरेशन में भी पढ़ रखा है कि जब शेडो टू होता है तो उसको टोल्ड करते हैं, और टोल्ड के बाद जो भी टेंस होता है उसको चेंज किया जाएगा। तो विल का प्रेजेंट विल होता है, फ्यूचर विल होता है, लेकिन विल का पास्ट हमेशा वुड होता है। तो जब विल होगा तो वुड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जब शैल होता है, ठीक है, अगर शैल दिया होता है तो हम सभी को शुड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर विल को चेंज करके वुड में क्यों चेंज करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ भी होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी करेक्ट होगा। ओके, आई होप आपने समझा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, अ ब्रेव मैन शुड ए स्लैश ऑलवेज बी लॉयल टू बी स्लैश हर ओन कंट्री सी स्लैश नो एरर डी। यहाँ भी आपने देखा, अ ब्रेव मैन शुड ऑलवेज बी लॉयल टू, एक इस बात का ध्यान रखिए, लॉयल। ठीक है, लॉयल के साथ जब भी पर्सन के प्रति वफादारी की बात होगी तो टू लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। आपको क्वेश्चन में लॉयल के साथ टू लगा मिल गया, तो यहाँ सही है, कोई गलती नहीं है। आप आगे बढ़िए सी पार्ट में, हर ओन कंट्री, यहाँ देखिए आपको एरर मिल जाएगा। आपको पता है जब भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, उसी अनुसार पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि सेंटेंस में, ठीक है ध्यान रखिएगा, यदि सेंटेंस में आपको मिल रहा है ही, तो ही का पोजेसिव हिज होता है। शी मिल रहा हो तो सी का पोजेसिव हर होता है। ठीक है, हर होता है। अब अ ब्रेव मैन एक पर्सन को इंक्लूड कर रहा है, और पर्सन एक मेल है, तो यहाँ पर आपको हर को इन प्लेस के करके
आप रिप्लेस करेंगे तो हिज लिखेंगे। अगर यहाँ इट होता तो इट्स होता, दे होता तो देयर होता, वी होता तो आवर होता। इस तरीके से पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन को ध्यान में रखते हुए एरर फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम सभी का सी पार्ट में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं, आई डैश द जॉब इफ यू हैड पेड मी एनफ। ऑप्शन 1 वुड हैव डन, बी ऑप्शन हैड डन, सी ऑप्शन विल डू, डी ऑप्शन वुड डू। ध्यान रखना है बच्चों, आपके क्वेश्चन में ही आपका हिंट दिया होता है, या आप अगर कई बार ध्यान से देखें तो जरूर कुछ ना कुछ क्लू मिल जाता है। बाद वाले पार्ट में चूंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है तो कंडीशनल सेंटेंस में आपको इफ़ मिल गया, अब यहाँ पर आपको मिल गया हैड। ठीक है, तो हैड के बाद जब आपने थर्ड फॉर्म को देख लिया तो हैड के बाद जब आपको थर्ड फॉर्म मिला तो आपने देखा पहले वाले पार्ट में क्या होगा। तो एक रूल है, उसको नोट करिएगा कि यदि पहले वाले पार्ट में यानी इफ़ वाले पार्ट में हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल आई मीन टू से वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो आपको इसके साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ता है। तो आप इसको कर सकते हैं, वुड को लिख सकते हैं और हैव। ठीक है, वुड हैव या शुड हैव। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा बच्चों, शुड हैव। ठीक है, या यू कैन डू कुड हैव। ठीक है, कुड हैव आप लिख सकते हैं इस तरीके से। बट इस सभी के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आपको लिखना पड़ेगा। तो आपने देख लिया, बाद में जब हैड प्लस पेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो पहले आपको पहले वाले क्लॉज में वुड हैव डन करना पड़ेगा, क्योंकि हैड हो तो आगे वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अगर यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता तो आप वुड का यूज़ कर सकते थे, यानी इफ़ वाले क्लॉज में हैड ना होता सिर्फ पेड होता तो सिर्फ वुड या कुड, ठीक है, या शुड, इस तरीके से आप लिख सकते थे। और हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज़ करेंगे। इसको भी नोट डाउन करिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्यों और कैसे होगा वो आपने जान लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखेंगे, माई फिंगर इज स्टिल डैश वेयर आई कॉट इट इन द डोर यस्टरडे। यहाँ आपने देखा, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि यदि पास्ट हो तो पास्ट ही जाता है, तब अभी आप शिकायत करेंगे इज स्टिल है तो आई कॉट कैसे हो गया। ध्यान रखिएगा, यदि किसी सेंटेंस में स्टिल लगा है तो वो प्रेजेंट में रहता है। ठीक है, स्टिल हो गया, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया। ठीक है, स्टिल हो गया, टिल हो गया, टिल, ठीक है, ऑलवेज हो गया, इसके बाद ऑफन हो गया। ठीक है, ऑफन हो गया, जनरली हो गया, यूजुअली हो गया। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जब ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट में होते हैं। अब इस सेंटेंस में पास्ट कैसे हो रहा है उसको देखने का प्रयास करेंगे। माई फिंगर इज स्टिल यानी मेरी जो उंगली है अभी भी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, वेयर आई कॉट इट इन द डोर यस्टरडे, जो कल दरवाजे में लग गई थी या दरवाजे से मतलब कट गई थी या चोट लग गई थी, आप ऐसा समझें, वो अभी भी इंजर्ड है, यानी बाउंडेड है, ब्रोकन है, ब्रूस्ड है, क्या है। तो ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ पर आपका ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, तो अभी भी टूटा हुआ है ऐसा नहीं, अभी भी घायल है, अभी भी घायल है। घायल वगैरह बड़े केस में यूज़ होता है। ठीक है, छोटे केस में उंगली में चोट लगती है, उंगली घायल नहीं होती है, घायल इंसान होता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, ब्रूइश्ड होगा। ठीक है, BRUISED, आपको एक नया वर्ड भी मिला, इसका मीन्स होता है चोट। ठीक है, या खरोंच, इसको ध्यान रखिएगा, चोट या खरोंच। तो अभी भी चोट लगी हुई है मेरे फिंगर में, वो चोट अभी भी बरकरार है। ठीक है, इसलिए आपने ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इज स्टिल और कॉट का कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ब्रूइश्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में
द डैश ऑफ पपीज इज फाउंड ऑफ मिल्क। ठीक है, आप देखिएगा पपीज का प्रयोग यंग वन ऑफ डॉग और बिच के लिए यूज होता है। ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव नाउन में सब कभी भी आप देखते हैं गैंग यूज होता है रॉबर्स के लिए, ग्रुप यूज होता है पर्सन के लिए, क्लास यूज होता है स्टूडेंट के लिए, हर्ड यूज होता है शिप या एलिफेंट के लिए, या ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए हर्ड। लिटर जो होता है वो पपीज के झुंड को दर्शाता है। ठीक है, कभी भी अगर लिटर मिल गया तो यानी कि लिटर ऑफ पपीज होता है, कलेक्टिव नाउन है। तो आंसर आपका लिटर ऑफ पपीज होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कलेक्टिव नाउन से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह पूछा गया है। अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड म्यूजिक एंड आर्ट। तो यहाँ पर क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो भोजन का, संगीत का और कला का पारखी नज़र रखता हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो इस ऐसे व्यक्ति को कोनोनॉइजर कहते हैं। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, CONNOISSEURE। कोनोनॉइजर मीन्स होता है पारखी नज़र वाला या पारखी व्यक्ति, किसी चीज़ का अच्छा मास्टर, उसको इसकी परख रखने वाला। ठीक है, अगर ऑप्टिमिस्टिक की बात करें तो ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आशावादी। इट मीन्स अ पर्सन हु ऑलवेज सीज ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। इसी का जस्ट एक अपोजिट वर्ड आता है पेसिमिस्ट। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, नोट भी करते रहिएगा। पेसिमिस्ट मीन्स होता है निराशावादी इंसान। ठीक है, निराशावादी इंसान, पेसिमिस्टिक। ठीक है, इसका आप कह सकते हैं अ पर्सन हु ऑलवेज सीज डार्क साइड ऑफ अ थिंग, दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक पर्सन। ठीक है, हॉस्टेज की अगर हम बात करें तो हॉस्टेज मीन्स होता है बंधक। ठीक है, इसका मीन्स बंधक या बंधक व्यक्ति। ठीक है, कई बार आपने तो सुना होगा न्यूज़पेपर वगैरह में बंधक बना के रखा गया इस तरीके से। तो हॉस्टेज मीन्स होता है बंधक व्यक्ति, यानी कि बी ऑप्शन भी अपना आंसर नहीं होगा। तो ये दोनों समझिएगा। प्रीस्ट मीन्स आप जानते हैं पुजारी, पुरोहित, धर्माचार्य, धर्माध्यक्ष, कुछ भी वर्ड आप करें। तो ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी, हॉस्टेज मीन्स बंधक व्यक्ति या, और कोनोनॉइजर मीन्स की बात करें तो पारखी नज़र वाला, प्रीस्ट मीन्स पुजारी या धर्माध्यक्ष। कोनोनॉइजर की स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, कई बार स्पेलिंग में ये आपका कोनोनॉइजर की स्पेलिंग पूछी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिलीफ इन मेनी गॉड, इसको भी ध्यान रखेंगे। पैन मीन्स ऑल। ठीक है, और ऑल इन वन यानी एक ही। मोनो मीन्स होता है एक, इसको ध्यान रखिएगा, मोनो मीन्स होता है वन। ठीक ना। पॉली की अगर हम बात करें तो पॉली मीन्स होता है मेनी। ठीक है, पॉलीगॉन, पॉलीग्लॉट, इसके बाद है पॉलीगेमी, पॉलीथेइज्म। तो आपने पकड़ ही लिया बिलीफ इन मेनी गॉड्स, तो पॉलीथेइज्म आपका करेक्ट होगा। ठीक है, पैंथेइज्म मतलब सर्वेश्वरवाद। ठीक है, पैंथेइज्म मीन्स क्या होता है बच्चों, सर्वेश्वरवाद। इसको नोट भी करते रहिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको जानने चाहिए। सर्वेश्वरवाद। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो ये कहे कि ईश्वर सब जगह है, गॉड इज एवरीवेयर या गॉड इज ऑल इज गॉड, दैट इज कॉल्ड पैंथेइस्ट पर्सन। कल आपको ये लास्ट क्वेश्चन था, कल के बच्चों क्लास में आपने अगर देखा होगा ध्यान से तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था और एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बिलीफ इन मेनी गॉड्स, तो पैंथेइज्म आपका हो जाएगा सर्वेश्वरवाद। और मोनोथेइज्म की बात करें तो आपने एक वर्ड पढ़ा है एकेश्वरवाद, हिस्ट्री वाले बच्चों, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद। ठीक है, बहुत सारे निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, ठीक ना, ऐसे करके बहुत सारे आपने पढ़ रखे हैं। एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद। पॉलीथेइज्म मीन्स क्या होता है, बहुदेववाद, यानी भगवान के बहुत रूप हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है पॉलीथेइज्म। मीन्स अ पर्सन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, तो पॉलीथेइस्ट हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद है अथेइस्ट, तो अ कभी भी लगा हो तो ये एब्सेंट को बताता है, यानी कि देयर इज नो गॉड, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, दैट इज कॉल्ड अथेइज्म। ठीक है, अथेइस्ट पर्सन। एनार्की ऐसे बना है, एब्सेंस बना है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अ लगे हुए हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा कि कुछ प्रीफिक्स के लैटिन और ग्रीक भाषा में कुछ मीनिंग होता है, उस मीनिंग से भी वी कैन कोरिलेट इन आवर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे फियर ऑफ क्लोज्ड और डार्क प्लेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका भी मीनिंग समझते चलें। जेनो मीन्स होता है विदेशी यानी फॉरेन, अब्रॉड। ठीक है, अब्रॉड यानी कि विदेशी। अननोन, स्ट्रेंज। ठीक है, स्ट्रेंज, ये सब यूज जो है वर्ड यूज होता है आपका जेनो के लिए। और फोबिया मीन्स बच्चों आप जानते हो, फोबिया मीन्स क्या होता है, डर होता है। ठीक है, फोबिया मीन्स क्या होता है, डर। और किस चीज़ का डर, किसी भी चीज़ का डर हो तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा फोबिया। ठीक है, फोबिया मीन्स आपने देख लिया, फोबिया 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 यानी कि फियर। ठीक, अब देखिए जेनोफोबिया यानी विदेशियों से डर या अनजाने लोगों से डर। ठीक, अब बात करें क्लॉस्ट्रोफोबिया, यही अपना आंसर होगा। क्लॉस्ट्रोफोबिया मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है संकरे अंधेरे स्थान से डरने वाले व्यक्ति को कहते हैं आप ही इज सफरिंग फ्रॉम क्लॉस्ट्रोफोबिया, इसको बहुत डर लगता है डार्क प्लेस से, बहुत लोग अंधेरे से डरते हैं। और जेनोफोबिया मीन्स स्ट्रेंज से डर। पायरोफोबिया, तो इसको भी ध्यान रखिए, पायरो मीन्स होता है फायर यानी आग से डर। ठीक है, पानी से डर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। कई बार है ना रेबीज की बीमारी हो जाती है डॉग्स के बाइट करने पर, तो आप जो है सुने होंगे हाइड्रोफोबिया, इस तरीके से। और एक वर्ड लास्ट वाला जो आपको मिल रहा है सोमनम बुलिस्ट, तो बुल मीन्स होता है चलना और सोमनम मनी नींद। ठीक है, स्लीप मतलब, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉक इन स्लीपिंग। ठीक है, वॉक इन स्लीपिंग, इसको बोलेंगे हम सभी वॉक इन स्लीपिंग, इसको बोलेंगे नींद में चलना। और एक वर्ड और एग्जाम में पूछा जाता है सोमनम बुलिस्ट। ठीक है, सोमनम बुलिस्ट, लॉकिस्ट। ठीक है, QUIST, ध्यान रखें, SOMNM यहाँ पर जो है सोमनम बुलिस्ट में NAM रहेगा, लेकिन सोमनम लोकिस्ट की बात करें तो N के बाद तुरंत M लिखा जाता है, A को स्किप कर दिया जाता है। दोनों स्पेलिंग एग्जाम में पूछा है। इसका मीन्स होता है सोमनम लॉकिस्ट मीन्स सॉरी सोमनम लॉकिस्ट, तो यहाँ पर लॉकी LOQUE। ठीक है, लॉकी मीन्स होता है स्पीच यानी बोलना। ठीक है, तो कहीं पर भी लॉग लॉक्वी ये सब वर्ड रहे तो इसका मीन्स होता है बोलना। आपने डायलॉग, मोनोलॉग, सॉलीलॉक या सोमनम लॉकिस्ट सुना होगा, तो नींद में बड़बड़ाना। अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीपिंग दैट इज कॉल्ड सोमनम लॉकिस्ट। ठीक है, मैकबेथ में लेडी मैकबेथ के साथ ये होता है ना ये बीमारी कि वो नींद में बड़बड़ाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चारों ऑप्शन मैंने कंफर्म करने का प्रयास किया, ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ध्यान रखिएगा बच्चों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 10 to 12 मतलब 10, 11, 12 क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, 3 क्वेश्चन एक्सेलरी एग्जाम में पूछा है और ये इजीएस्ट ऑफ द इजी है, आप सभी को पता है। मॉडल एक्सेलरी वर्ब जो एक वर्ड है ये आप पढ़ते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विल, वुड, हैव टू, नीड, डेयर, ये सब होता है। ऑट टू, इसमें एक्सेलरी वर्ड आता है। तो 2 तरीका होता है स्पेलिंग के सॉल्व करने का। एक है आप इसको कहीं पर लिख लें और उसके बाद अपने लिखे हुए करेक्ट स्पेलिंग से अपने ऑप्शन को मैच करें। दूसरा तरीका है आप अपने मन मस्तिष्क में उस स्पेलिंग को याद रखें, उसके बाद ऑप्शन को करें। लेकिन दूसरे वाले मेथड से कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन को देख करके, ई पढ़े थे, आई पढ़े थे, एस पढ़े थे, सी पढ़े थे, ए आर पढ़े थे, ई आर पढ़े थे। तो इसके लिए फर्स्ट जो तरीका है वही मेरे हिसाब से ठीक लगता है, बट आपका अपना तरीका हो सकता है। ओके, तो AUXI
LIARY एक्सेलरी की मैंने करेक्ट स्पेलिंग लिख ली। अब यदि अगर हम मिलान करने का प्रयास करें तो हम सभी देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में AUXILARY यह भी सही है, AUXILIARY ये भी सही है, AUXILIERY ये गलत है, AUXILIARY यह भी सही है। तो हमारे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हैं। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता इनकरेक्ट कौन सा है बच्चों, तो सी इनकरेक्ट है, बाकी ए, बी और डी जो है टाइपिंग मिस्टेक ये थोड़ी सी हो गई है, बट आप इसको करेक्ट स्पेलिंग ध्यान रखें, AUXILIARY है, ताकि आप एग्जाम में जब बैठें तो आपसे गलती होने के चांसेस ना रहें। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेसेसरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, यहाँ भी आप ध्यान रखें, NECE, उसके बाद SSARY। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, CCSS ये सब आपको कंफ्यूज कर सकता है। नए से शहरी आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में NECE दिमाग में रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बार सी रहता है, दो बार एस रहता है, NECESS, बट आपको एग्जाम में एक बार एस, दो बार CER ऐसा मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहले वाले स्पेलिंग को मिलाने का प्रयास करें, NECESARY, एक बार ऐसे गलत हो गया, NECESARY तो यहाँ RY है, यह भी इनकरेक्ट हो गया, NECESSARY यही हम सभी का करेक्ट है। और बी ऑप्शन में देखें NECESSARY तो डबल सी दे दिया है जो कि इनकरेक्ट है। तो 11th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सारे स्पेलिंग बच्चों ध्यान से नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए, एसेसिबल मीन्स होता है ना सुलभ, नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक, ये आप जानते हैं, ठीक है। नेसेसरी मीन्स क्या होता है, नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक, ठीक है, आवश्यक या जरूरी, ठीक है, ये आप जानते हैं, जरूरी। ओके, इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। एसेसिबल है तो एसेसिबल मीन्स होता है सुलभ, ठीक है, सुलभ या सुगम, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसकी स्पेलिंग की बात करें तो बस आपको दिमाग में रखना है CCSS, ठीक है। तो CCSS यदि आप पकड़ते हैं तो ACCESSIBLE एसेसिबल कौन से ऑप्शन में मिल गया, तो फर्स्ट ऑप्शन में ही देखिए अपना करेक्ट स्पेलिंग मिल गया। यहाँ के है इसलिए ये गलत हो जाएगा, CC तो है थर्ड ऑप्शन में लेकिन SS नहीं है और I भी नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। से और लास्ट ऑप्शन में देखेंगे ACCE, उसके बाद है SIBLE, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि एक बार ही S है, I तो दिया हुआ है बट S एक ही बार है, तो ACCESSIBLE ये करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ देखिए अंडरलाइन कुछ वर्ड्स होते हैं, ये एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, जिसको आपको रिप्लेस करना पड़ता है। यदि वो दिए गए वर्ड सही लिखे हैं तो आप नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन को करेक्ट करते हैं, ठीक है। ही केम डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल, यानी कि वह अपने व्यस्ततम जीवन शैली से भी समय निकाल कर आया। डिस्पाइट ऑफ मीन्स होता है, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, ठीक है, के बावजूद। अब आप देख पा रहे हैं डिस्पाइट मीन्स भी के बावजूद, तो के बावजूद की मीनिंग निकल रही है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि आर यहाँ इनकरेक्ट है, बट इनकरेक्ट है, बट यहाँ पर देखिएगा इन स्पाइट ऑफ एक शब्द दिया हुआ है, इन स्पाइट ऑफ का मीन्स होता है के बावजूद। आप देखिएगा यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ करेक्ट होगा, डिस्पाइट ऑफ इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा बच्चों कि डिस्पाइट, ठीक है ना, डिस्पाइट जो वर्ड है
डिस्पाइट, इसके साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता। बट इन स्पाइट की अगर हम बात करें तो इन स्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, और आपके सेंटेंस में डिस्पाइट ऑफ दिया हुआ है, इसलिए डिस्पाइट इनकरेक्ट है, इन स्पाइट ऑफ करेक्ट है। ठीक है, डिस्पाइट अकेले मीनिंग लेता है के बावजूद, इसके साथ ऑफ का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका सेंटेंस है, आई विल बी गिविंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 9 AM टुमारो। गिविंग ब्लड दे रहा है, आपको पता है एक्सचेंजिंग, डोनेटिंग, कंट्रीब्यूटिंग, नो इम्प्रूवमेंट। सभी विद्यार्थी जानते हैं इजीएस्ट ऑफ द इजी क्वेश्चन डोनेटिंग होता है। ठीक है, ब्लड हमेशा डोनेट किया जाता है, ना दिया जाता है, ना एक्सचेंज किया जाता है, ना योगदान दिया जाता है। कंट्रीब्यूटिंग मीन्स होता है योगदान देना, और नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। ठीक है, डोनेट किया जाता है ब्लड, तो आप जान रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। ठीक है, इजीएस्ट ऑफ द इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड। तो यहाँ पर देखिएगा, विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड। यहाँ देखिएगा लेंड दिया हुआ है, मी फ्यू दिया हुआ है, और ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लेंड मी अ लिटिल रुपीज, सेकेंड वन इज बोरो मी अ फ्यू रुपीज, थर्ड वन इज लेंड मी अ फ्यू रुपीज, और लास्ट है आपका नो इम्प्रूवमेंट। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक रूल है, कभी भी सेंटेंस में अगर फ्यू दिया हो, ठीक है ना, अ फ्यू दिया हो या द फ्यू दिया हो, ठीक है, तो इनका प्रयोग हमेशा नंबर के लिए होता है। यू कैन से काउंटेबल नाउन। बट अगर सेंटेंस में लिटिल दिया हो, ठीक है, लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल दिया हो, तो इसको ध्यान रखिएगा, द लिटिल, इसका प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल के लिए होता है, नोट भी करते रहिएगा। काउंटेबल की बात करें तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और अनकाउंटेबल की बात करें तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहाँ फ्यू दिया है और सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको ध्यान दीजिए, यदि लिटिल कहीं दिया है या फ्यू कहीं दिया है, ठीक है, तो लिटिल और फ्यू का प्रयोग हमेशा निगेटिव सेंस में होता है। बात को ध्यान रखिएगा, निगेटिव सेंस में लिटिल और फ्यू का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिएगा कि लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए और अ लिटिल का प्रयोग और द लिटिल का प्रयोग, बट फ्यू और अ फ्यू, द फ्यू का काउंटेबल के लिए। मनी आपका काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, कैसे जानेंगे, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, बट जब इसको काउंटेबल बनाया जाता है तो इसके पहले कुछ ना कुछ काउंटेबल डिजिट लिखा जाता है या कुछ आपको वर्ड लिखे जाएंगे एज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ देखिए फ्यू गलत क्यों है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया फ्यू का प्रयोग और लिटिल का प्रयोग निगेटिव सेंस में, लेकिन अगर कहीं अ लिटिल दिया हो या द लिटिल दिया हो, ठीक है, या अ फ्यू दिया हो, द फ्यू दिया हो, तो इसका प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंस में करते हैं। अब कह रहा है विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड, मतलब इस ज़रूरत के समय में तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे। अब देखिए, ना के बराबर पैसे वो क्यों उधार मांगेगा तो पॉजिटिव सेंस में मांगेगा ना, निगेटिव सेंस में मानेगा नहीं। तो लिटिल इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ काउंटेबल मनी को बना दिया गया। अब यहाँ पर देखिए बारो अगर किया जाए तो बारो मीन्स होता है देना, ना कि लेना, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है तुम मुझे उधार दोगे, तो यहाँ देने की बात हो रही है, ना कि लेने की बात हो रही है। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि आ फ्यू यहाँ पे है, ना कि बारो। बारो होता तो यहाँ पर होता मुझसे लोगे, ना कि कह रहा मुझे दोगे, ठीक है। तो आपका 15 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप बच्चों आपने समझा होगा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में क्या अंतर है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ये देखिए स्पेलिंग का क्वेश्चन था, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या आप कह सकते हैं सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन है। नार्किसिज्म मीन्स क्या होता है, तो इसको जो है इसके स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो इसके सी को आप ध्यान रखिएगा, NARCISSIM, ठीक है, SSIM, ठीक ना।
तो इसका मीन्स होता है सेल्फ एडमिरेशन, यानी इसको आप और अगर करें तो आत्म मोह, मतलब अपने आप के प्रति इंसान मोह करे, मतलब अपनी अपनी ही रटे, इगोइस्ट पर्सन कह सकते हैं या सेल्फ कह सकते हैं, एडमायर्ड पर्सन। तो यहाँ पर सेल्फ मतलब आत्म मोह होगा। अनप्लीजेंट बिहेवियर नहीं होगा। सेल्फ कंडेमनेशन मतलब अपनी निंदा करना, ठीक है, ये भी नहीं होगा। रूड बिहेवियर भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्फ एडमिरेशन मीन्स आत्ममोह या आत्म प्रशंसा की भावना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यूनिक वर्ड का सिनोनिम, क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान दें। यूनिक मीन्स क्या होता है? कोई चीज़ अद्वितीय हो, यानी कि दुनिया में एक भी ना हो ऐसा। अनुपम हो, अगम्य हो, बहुत सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूनिक पीस जैसे सूर्य, चंद्रमा, ताज होटल, ताजमहल, तमाम चीज़ें हैं जो कि आर्टिकल में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्पेशल वर्ड नहीं, ऑर्डिनरी और कॉमन ये दोनों तो एंटोनिम हो जाएगा, और क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा है। अनयूजुअल यानी असाधारण, अनुपम, अगम्य, तमाम वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो यूनिक का सिनोनिम अनयूजुअल होगा। तो सिनोनिम भी एंटोनिम भी आप इसको ध्यान दीजिएगा, पूछता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इसमें भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी विद्यार्थी इसको गोल पढ़ेगा, ठीक है, और उसके दिमाग में गोल वर्ड ही बनेगा, क्योंकि भले ही लिखा है GAOL, और कई बार विद्यार्थी एग्जाम में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है डेस्टिनेशन, बट ये नहीं, इस गोल का मीन्स होता है जेल, ठीक है, या प्रिजन, जिसको आप कह सकते हैं कैद खाना, ठीक है, PRISON, प्रिजन कह सकते हैं, कैद खाना कह सकते हैं, या आप कस्टडी भी कह सकते हैं, ठीक है, कस्टडी भी कह सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस गोल का मीन्स जेल होता है। इसको हम लोग होमोनिम, होनोफोम, होनोग्राफ में इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए जेल हमारा करेक्ट आंसर होगा, डेस्टिनेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एम वाला गोल थोड़े ना लिखा है, ये बहुत माइनर शब्द है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी GAOL को भी गोल ही पढ़ेंगे और उनको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। गार्डन और बर्ड भी अपना आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, स्पेलिंग हुआ। अब हम सभी बात करते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस की। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम एंड फ्रेजेस। सेंटेंस विनिंग द कंपटीशन वॉज क्वाइट अ फेदर इन माई कैप। अंडरलाइन वर्ड का ही आपको मीनिंग निकालना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है रिवॉर्डिंग, सेकेंड वन इज एक्साइट मूवमेंट, एन एक्साइटिंग मूवमेंट, और तीसरा देखेगा एन अचीवमेंट। और अगर फोर्थ की हम सभी बात करें तो यहाँ कह रहा है अ जॉय फॉर माई पेरेंट्स। तो कह रहा है कंपटीशन को जीतना मेरे लिए बिल्कुल कैसा है, अ फेदर इन माई कैप, तो मतलब मेरे कैप में पंख लगाना, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए यहाँ पर रिवार्ड और एक्साइटिंग मोमेंट और जॉय फॉर माई पेरेंट्स नहीं होगा। एन अचीवमेंट मतलब कोई कामयाबी है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्लू दिया हुआ है, विनिंग द कंपटीशन वाज क्वाइट अ फेदर इन माई कप, ठीक है। यहाँ पर चाहे कप लिखे, चाहे यहाँ पर आपको कैप भी मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर कप नहीं होगा, यहाँ कैप ही होगा। तो यहाँ पर एन अचीवमेंट अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ये PQRS है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सीक्वेंस बनाने को आता है, इसमें आपको एक और मतलब पहला और अंतिम दिया होता है। तो पहला देखेंगे अ नेशन, इसके बाद अंतिम देखिए 6 वाला ऑफ द पीपल कह रहा है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो अ नेशन के बाद कोई ना कोई वर्ब लाना है, और अंत की बात करें तो यहाँ के पहले कुछ ला करके इसको समाप्त करना है। तो यहाँ देखिए ए नेशन के बाद आपका क्या आ सकता है, तो ए नेशन के बाद आपका आ सकता है कोई ना कोई वर्ब आ सकता है। तो देखिए एक राष्ट्र। अब यहाँ पर अगर आप इज़ नॉट मेड कहें, इज़ नॉट मेड बाई, तो अगर आप क्यों लगाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज़ नॉट मेड बाई क्या है, इसके बाद मेड बाई, अब बाई क्या, फिर आप अगर आप आगे बढ़ें मेड बाई, ठीक। तो देखिए इसके बाद क्या लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको
चाहे नाउन लाएं चाहे वर्ब लाएं, तो बाकी ऑप्शन में वर्ब नहीं है, नाउन है, तो किससे नहीं बनता? द मटेरियल एसेट्स इट पॉजेज, यानी उस भौतिक संपत्ति से एक राष्ट्र नहीं बनता जो इसके पास होती है। तो अगर अब क्यू मिल गया आपको, ठीक है, क्यू मिल गया, फिर आपका पी मिल गया, ठीक है। अब और आगे बढ़ें तो अब आप बात करते हैं अगर आर की, तो आर में लिखा एंड कलेक्टिव डिटर्मिनेशन, तो बनता किससे है? सामूहिक दृढ़ संकल्प से बनता है, बट बाय द विल ऑफ द पीपल। अब आपको मिल गया ना, एक राष्ट्र किससे बनता है? तो अ नेशन इज नॉट मेड बाय द मटेरियल एसेट्स इट पॉजेज, इसके बाद हो जाएगा एंड कलेक्टिव डिटर्मिनेशन बट बाय द विल ऑफ द पीपल। इसका मीन्स एक राष्ट्र अपने जो है भौतिक संपत्ति से नहीं बनता, तो बनता किससे है? लोगों की दृढ़ इच्छा और दृढ़ संकल्प से, या सामूहिक दृढ़ संकल्प से। तो कलेक्टिव डिटर्मिनेशन का मतलब होता है सामूहिक दृढ़ संकल्प। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम सभी यहाँ पर इसको कर रहे हैं। अगर इसका ट्रिक जानने का प्रयास करें तो कभी भी इस सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब से नहीं होती, सेंटेंस की स्टार्टिंग प्रीपोजिशन से नहीं होती, सेंटेंस की स्टार्टिंग मिड वर्ड से नहीं होती, तो होती किससे है? तो सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा या तो सब्जेक्ट से होती है, और सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होता है। इसके बाद आप कोरिलेट कर सकते हैं, और समापन भी हमेशा हम सभी किससे करते हैं? किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन से करते हैं। तो आई होप बच्चों आपने अप्रिशिएट किया होगा। सारे आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कितने आंसर्स आपने अचीव किए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सम टाइम। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।